हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम BCHCT 137 दिसंबर 2024 का जो पेपर सोल्व कर रहे थे उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं पार्ट ए के 5th, 6th एंड 7th, उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं 5th, 6th एंड 7th, इनके दो पार्ट हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है अपने पास 5th ए, जिसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स गिवन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें दोनों में ही सेंट्रल एटम अपने पास क्या है, कोबाल्ट है। यहाँ पे भी कोबाल्ट होगा गाइस, मिसप्रिंट हो रखा है। तो दोनों ही क्या है, कोबाल्ट है। एक में लीगेंड अपना लिखा हुआ है EN, जो कि क्या होता है, डायअमीन, इथिलीन डायअमीन, इथिलीन डायअमीन। और यहाँ पे अपने पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट, दोनों के केस में ही कोबाल्ट है। और यहाँ पे अपना लीगेंड क्या है, F6, जो कि क्या होता है, फ्लोरीन। बेसिकली तो F है फ्लोरीन, और कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें बेसिकली ना अपने को सारी चीजें ही पता है, बट हमें क्या करना है, चेक करना है, हमने जस्ट वेरीफाई करना है। तो ये दो अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स गिवन है। इसमें ये बता रखा है कि ये जो है ये डायमैग्नेटिक है, बट जो दूसरा कंपाउंड अपने को गिवन है वो पैरामैग्नेटिक है और उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस को हमें बेसिकली एक्सप्लेन करना है किसकी हेल्प से, VBT की हेल्प से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से। तो चलिए एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट का, इसकी आपको वीडियो पता होगी कंप्लीट, इसकी जो पूरी की पूरी किसी भी कॉम्प्लेक्स की कुंडली निकालना बेसिकली हमने सिखा रखा है। अगर आपको अच्छे से पूरी वीडियो को कंप्लीट करना है, लेक्चर को देखना है, तो आप वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको आई टैब पे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप अपन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर चेक कर लो भैया, एटॉमिक नंबर चेक कर लेते हैं। चलो, एटॉमिक नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, मतलब 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। 27 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, सबसे पहले आर्गन में 18 फिल हो जाते हैं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इसको लिख लेते हैं। देन उसके बाद हम करते हैं 3D एंड देन 4s। पहले 4s फिल हो जाता है 2, तो 18 और 2 कितने हो गए, टोटल 20, बचे कितने, 7 बच गए 27 में से। सो 7 यहाँ फिल हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर क्या वैलेंसी है उसकी, वो चेक करनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट है, इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट यहाँ पे क्या आएगी, चलो x मान लेते हैं। EN कितनी देता है, 3 EN लगे हुए हैं। सबसे पहले तो 3 इंटू, सबसे पहले तो EN को देखते हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड बेसिकली क्या होता है, जिसपे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि जो EN होता है, इथिलीन डायमीन होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, बट बाइडेंटेट होता है, एक बार में ही 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ये अपने पास हो गया इक्वल्स टू, ये जो यहाँ पे चार्ज होता है ये लिखते हैं +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई अपने पास, कोबाल्ट की +3। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया होगा, लूज किया होगा। ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। करवा देते हैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज। तो पहले तो फाइनल सेल से जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले गए। ठीक है जी, अब बचा 1, तो 1 इसमें से जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब कितनी बच गई, देख लेते हैं जी। आर्गन की 18, ये तो गैस स्टेबिलिटी हो रखी है। ठीक है जी, 3D में कितने बच गए, देखो 2 यहां से चले गए, 1 यहां से गया, तो 3D में कितने बच गए, 6। ठीक है जी, ये भी पता चल गया। अब क्या करते हैं, इनको डिब्बों के अंदर फिल करके देखते हैं। तो आर्गन 18 तो फिल नहीं करते, ये 18 है गाइस। तो 3D 6 अपन देखते हैं और 4s देखते हैं। तो 3D ऑर्बिटल में देख लेते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले सिंगल सिंगल फिल हो जाएंगे सारे, देन डबल होना स्टार्ट होगा। अब ये 6 फिल हो गए, और 4s अपने पास क्या है, वेकेंट पड़ा हुआ है। ये अपने पास 3D 6 है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब ये अपने पास ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। उसके बाद अपने को क्या चेक करना है, अब यहां तक तो देखो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, सबसे पहले सॉरी एटॉमिक नंबर लिखा, एटॉमिक नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने थे उतने लूज करवा दिए, एंड देन ऑर्बिटल जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन थी वो लिख ली। उसके बाद अपने को चेक करना है कि लिगेंड किस नेचर का है। यहाँ पे लिगेंड अपने पास EN है, एक ही लिगेंड है, जो कि किस नेचर का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये आपको बेसिकली कुछ जो लिगेंड होते हैं वो याद रखने होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या काम होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा सकता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा सकता है। क्या करवा सकता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा सकता है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने से अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो चुकी है। तो चलिएगा, इस यहाँ पे EN है जो पेयरिंग करवा देगा, तो पेयरिंग का मतलब ये यहाँ पे पेयर हो जाएगा, सॉरी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जाके अगर हम देखें इसकी, तो क्या हो जाएगा,
ये ऐसे पेयर हो जाएंगे। अब ये 6 हो गए, 2 ये D2, एक S वाला और P के 3, P के जो है नेक्स्ट 3 होते हैं, तो D2sp3 इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सो गाइज हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई। बेसिकली तो अपने को क्या करना था, इसमें ये देखना था कि ये डायमैग्नेटिक है। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √n इंटू n+2। अब n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, एक भी नहीं है भाई, सारे तो पेयरिंग हो रखी है, तो एक भी नहीं है, तो ये जीरो हो गया, तो कंप्लीट जीरो हो गया। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गई तो नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया भैया, डायमैग्नेटिक। यही हमें बोल रखा था, हमने चेक कर लिया, ठीक है जी। नाउ दूसरा देखते हैं, दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है, फ्लोरीन यूज हो रखा है। देखो यहां तक तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 27, AR18 3D7 4s2, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -6 है, निकाल लो, x मान लेते हैं, +6 इंटू फ्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड होता है, एनायनिक लिगेंड होता है, तो -1 रखता है इसकी, तो -1 इक्वल्स टू यहाँ पे जो चार्ज होगा, ये भी मिसप्रिंट हो रखा है गाइस, यहाँ पे -3 आएगा, -3 चार्ज आएगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, -3। तो x -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 + 6 विच इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू +3। तो x यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपना, +3 आ रहा है। तो इस केस में भी x +3 आ रहा है, इस केस में भी x +3 आ रहा था। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है जी। यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा देंगे, तो फाइनल इसकी भी क्या हो जाएगी, यहाँ तक इसको देख लो आप। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल इसकी भी यही हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों, क्योंकि इसकी भी ये थी, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, यहाँ पे हो गया। चलो जी आगे कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे क्या हो गई अपने पास, 3D6 हो गई, 3D6 हो गई, और 4s वेकेंट हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपन 6 फिल कर देते हैं, ये हो गए 6 फिल, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिगेंड चेक करना है, लिगेंड क्या है, लिगेंड है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। सो ये जो वीक फील्ड लिगेंड अपने पास होता है, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर ये जो होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को बनाता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जो होती है वो ये नहीं करता, तो पेयरिंग ये नहीं करेगा, ठीक है जी। समझ में आ गया, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो अब चेक कीजिए, फ्लोरीन जब इससे ज्वाइंट होगा तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी, n+2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है जी। ये पता चल गया। अब इसमें देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है आप चेक कर सकते हो कि एक हमारे पास ये है, यहाँ पे 3- आएगा, ये है पैरामैग्नेटिक पहले वाला है, और दूसरे वाले के पास, इसके पास क्या है, सॉरी पहले वाला क्या डायमैग्नेटिक है, और दूसरे वाले के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, यही अपने को चेक करना था, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही चेक किया। तो चलिए गाइस ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी का बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ये चेक कीजिए कि ये मिसप्रिंटिंग आप देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। सो 5th बी में अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो पहला अपने पास है सिस स्ट्रक्चर एंड दूसरा है ट्रांस स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस, आइसोमर्स होते हैं। तो चलिए इनको एक बार बना के देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इनको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हुए हैं। 4 NH3 के लगे हुए हैं और 2 क्लोरीन के लगे हुए हैं। तो टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट होते हैं तो कौन सा बनता है स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा बनता है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे 2 केस होते हैं, एक बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे कोई भी बन रहा हो, दोनों में ऑक्टाहेड्रल ही बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 अलग अलग बन सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, बट 6 इलेक्ट्रॉन्स में एक ही बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे भी सेम ही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ रहे हो ना, जो लिगेंड होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ना कि एक इलेक्ट्रॉन को। तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अपन को, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, ठीक है जी। अब एक बात याद रखिए, आपको एक ट्रिक से याद रख लेना है इसको। जो सिस होते हैं, सिस मतलब सिस्टर्स, बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म होता है सिस, ठीक है जी। तो ये जो अपने पास सिस है ना, इसमें जो ये Cl होंगे ना, ये एक साथ रहेंगे, और ये जो NH3 के बड़े 4 होंगे ये भी एक साथ रहेंगे। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनता है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिख देते हैं अपन, और ये बन जाता है अपने पास एक प्लेनर, और एक ऊपर से ज्वाइंट होता है और एक नीचे से ज्वाइंट होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है जी। चलिए बनाते हैं। सिस का मतलब है, सबसे पहले सिस बनाएं। सिस में मैंने क्या बताया कि Cl और NH3 जो होंगे वो सारे सेम जगह रहेंगे। बहनें जो है वो आपस में एक साथ रहना चाहती है ना, वैसे ही। तो सेंट्रल मेटल एटम अगर हम चेक करें, क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है जी। कोबाल्ट को रख लेते हैं, सिस बना रहे हैं तो कोबाल्ट को सेंटर में रखा। एक तरफ हम रख लेते हैं NH3, इधर भी मान लो मैं NH3 रख देता हूं, और ऊपर भी NH3 रख देता हूं। तो ये सारे एक साथ हो गए। एंड यहां पे मैं क्या रख लेता हूं, क्लोरीन रख लेता हूं, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हो, यहां पे भी NH3 रख के
और क्लोरीन को इन दोनों साइड पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये एक ऊपर नीचे हो गए, ये देखो ये अपने पास एक प्लेन हो गया स्क्वायर, और ऊपर और नीचे से ये अटैच हो गए। तो देखो ये दोनों एक साथ में है और ये चारों एक साथ में है, तो इस वजह से इनको बोल देते हैं सिस स्ट्रक्चर। याद रखने का तरीका है, ट्रांस में क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे। तो चलिए ट्रांस बना लेते हैं। क्लोरीन को ऊपर और नीचे रख देते हैं। चलो जी, यहाँ पे ऐसे क्या बन जाएगा, NH3 लग जाएंगे। यहाँ पे क्या लग जाएंगे, NH3 लग जाएंगे। अब नाइट्रोजन से ज्वाइंट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन लिख रहा हूँ। तो अब देखिए क्लोरीन दोनों अलग अलग हैं, यहाँ दोनों से साथ में नहीं है, यहाँ साथ में नहीं है, यहाँ साथ में नहीं है, अलग अलग है ना। ऐसे ही NH3 भी अलग अलग हो रखे हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ट्रांस। याद रखने का तरीका है कि सिस जो होता है वो बहन को बोलते हैं, तो बहनें जो होंगी वो आपस में तो पास पास ही रहना चाहेंगे ना, तो एक साथ ही बना देते हैं इनको। तो ये अपने पास दो अलग अलग आइसोमर्स हो गए। तो ये स्ट्रक्चर्स थे ऑक्टाहेड्रल के। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो ये अपने पास क्या है, इसका फॉर्मूला लिखना है। अपने को नोमेनक्लेचर दे रखा है, मतलब बेसिकली नेमिंग दे रखी है किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो चलिए आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दे रखे हैं गिवन, कि भैया लिगेंड कौन कौन से हैं। तो डाई का मतलब दो होता है, क्लोरिडो का मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन तो दो जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, जोड़ दिए, लगा दिए। उसके बाद बिस, बिस मतलब क्या होता है, टू, टू के लिए यूज करते हैं। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो अपने पास लिगेंड्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात करी जाती है। तो ये क्या है, 1,2 डायमीन इथेन, इसका मतलब क्या है, इथिलीन डायमीन भी लिखते हैं इसको, इसको इथिलीन और डायमीन भी लिखते हैं, सेम ही बात है। इसको किससे डिनोट करते हैं, EN से। बिस का मतलब क्या होता है, 2 से। अब आप यहाँ पे कहो कि भैया यहाँ पे तो आपने डाई के लिए 2 यूज किया, यहाँ पे बिस के लिए 2 यूज किया, क्यों। ये एक नोमेनक्लेचर होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या जो बाइडेंटेट होते हैं उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्रा, ऐसा यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, ऐसा यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, जो नॉर्मल होते हैं। तो ये अपने पास हो गए। अब इसमें 2 लगा दिया इसको, क्योंकि यहाँ पे बिस यूज किया हुआ था। उसके बाद अपने पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है, रोडियम। रोडियम का सिंबल होता है RH, ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। अब इनके पास डायरेक्ट और कुछ नहीं है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स के उसमें बंद कर देंगे, अंदर ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पे अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कोई चार्ज वाला है। EN के ऊपर तो नहीं होता चार्ज, न्यूट्रल होता है। क्लोरीन के ऊपर होता है भैया, बिल्कुल होता है। तो जो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। कितना चार्ज होता है, -1। कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2, तो कितना हो गया, -2। हम यहाँ पे वो चार्ज रखते हैं, यहाँ पे बेसिकली कितना है, +3। हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इनको दोनों को। तो हम यहाँ पे कौन सा चार्ज रखेंगे, यहाँ पे हम +1 चार्ज रखेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे +1 चार्ज कैसे रखेंगे, क्योंकि जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो है +1 रखेंगे, तभी टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में जा पाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि देखो 2 तो इन क्लोरीन ने दे दी और एक यहाँ से ऐड हो जाएगा, तभी तो +3 होगी। चलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X लेट कर लेते हैं, -2, क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2 इक्वल्स टू +1, तो X इज इक्वल टू +3। आप ध्यान से देख सकते हैं यही +3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज में क्या आएगा। अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा एक छोटी सी मिस्टेक से, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, बिस यूज होता है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है जी। बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन भी एक क्या होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। पॉलीडेंटेट मतलब एक से ज्यादा जो है लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है एक साथ ही। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेंजीन ही लिखा हो भैया, C6H6, ठीक है जी। अब बिस से इसका मतलब 2 जुड़े हुए हैं। क्रोमियम लगा देते हैं भैया, क्रोमियम, क्रोमियम को किससे डिनोट करते हैं, डायरेक्ट Cr से। याद रखना गाइस, CH से नहीं करते क्रोमियम को, कभी CH से लिखे हो, ये भी याद होना चाहिए, बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है जी। और कुछ नहीं है तो इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। लोन, ये यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। अगर ये माइनस है, देखो नहीं, बेंजीन क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं, ठीक है जी, कोई चार्ज नहीं रहा। तो ये इसका हो गया। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है गाइस, यहाँ पे ना जब पॉलीडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं ना, मतलब एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने वाले एक साथी, तो हमें ये नहीं पता होता कि उसमें कौन सा एटम डोनेट कर रहा है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, क्रोमियम और साथ में कि भैया 6 लूज किए हुए हैं C6H6 ने, और कार्बन से यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, इसका मतलब कार्बन डोनेट कर रहा है, और ये हो गया 2, एंड इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ऊपर चार्ज ना लिखो तो मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो ये अपने पास हो गए इनके स्ट्रक्चर। तो चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th B, कंपेयर करना है अपने को एक्टेनॉइड्स को और लेंथेनॉइड्स को। स्पेशल रेफरेंस हमें रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, देन अपन साइज भी देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं सबसे पहले। लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं और एक्टेनॉइड्स। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि दोनों ही क्या होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है
वो किस में जाता है, एफ सब शेल के अंदर जाता है। किस में जाता है, एफ सब शेल के अंदर जाता है। ठीक है जी। एफ सब शेल क्या होती है, बेसिकली सबसे लास्ट वाली सब शेल होती है, क्या होती है, एस पी डी एफ। तो ये जो होती है जनरली ज्यादा डिस्पर्स्ड होती है, मतलब डिस्पर्स्ड मतलब बेसिकली क्या होती है कि फैली हुई होती है। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर में आती है ना, इसलिए। तो सबसे पहले लेंथेनोइड का देखते हैं, एंटी एक्टिनोइड का देखते हैं। क्या होता है जनरल फॉर्मूला, 4f1 से लेके ये f14 तक है। मतलब f के अंदर फोर्थ जो अपने पास शेल है, फोर्थ मतलब जैसे एक सेल ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, ऐसे फोर्थ के अंदर जो f होगा, जो f सब शेल होगी, उसमें 1 से लेके 14th इलेक्ट्रॉन्स तक यहाँ पे भरे जाएंगे। और उसके नेक्स्ट 5d के अंदर 0 से 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और 6s के अंदर क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्यों भैया पहले 6 के अंदर भरा गया फिर f के अंदर भरा, क्योंकि जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना गाइस, इनकी अलग अलग एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इस वजह से। नाउ एक्टिनोइड्स की अगर बात करी जाए तो लेंथेनोइड के बाद एक्टिनोइड आते हैं, तो ये 5f की सीरीज के अंदर भरे जाते हैं। तो जो 5f है उसमें 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स तक रहेंगे। तो इसको आप ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर है, ऐसे मत लिखिए। 5f के अंदर 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स तक रहेंगे, एंड 6d के अंदर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन्स तक रहते हैं, 1-2 तक रहते हैं यहाँ पे बेसिकली। और उसके बाद 7s पहले ही फिल होगा 2 में। तो ये इसकी जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, और एक्टिनोइड्स की अपनी ये होती है, 5f की अंदर सीरीज भरी होती है। डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर 4f होता है, इसके अंदर 5f होता है। अब 4f जो लेंथेनोइड्स होता है वो मोर कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है लेस होता है। ठीक है जी। यहाँ पे 5f क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, एक्टिनोइड्स आर मोर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग होती है, लीडिंग टू मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो होता है शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर कम नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये साइज में और छोटे हो जाते हैं। चलिए आगे साइज में और उनकी बात करेंगे। दूसरा अपने पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जो लेंथेनोइड अपने पास होता है ना भैया, लेंथेनोइड में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, इनमें मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। इसीलिए इनको जो सेपरेट करना भी मुश्किल होता है एक दूसरे से, कि भैया इससे इसको अलग कैसे करें, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल रहते हैं। तो मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही स्टेबल रहते हैं। इनमें 2 एक्सेप्शन केस हैं, एक सीरियम होता है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और एक होता है समोरियम, SAMARIUM। ये क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। बाकी सभी मोस्टली किस में पाए जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे अपने पास एक्टिनोइड्स होते हैं। एक्टिनोइड्स में क्योंकि 5f सीरीज भरी होती है, जो कि अपने पास ज्यादा बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो बॉन्डिंग के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट करने की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 1 से ज्यादा। तो +3 से लेके +7 तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, मतलब +3 भी मिलेगी, +4 भी मिलेगी, +5 भी, +6 भी, एंड +7 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। तो ये अपने पास होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनमें डिफरेंस की अगर बात करें तो एक्टिनोइड्स ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को करते हैं, क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स इनके अंदर फिल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लेंथेनोइड के रिलेटिव, मतलब लेंथेनोइड के कंपेयर में ज्यादा बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी की बात करें, एटॉमिक मास और आयनिक साइजेस। सबसे पहले लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपको इसमें समझना होगा, एंड देन एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपको इसमें समझना होगा। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखें, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो ये होता है जेड इफेक्ट में, अंदर बीच में न्यूक्लियस रख लिया हमने, और ये अपने पास है शेल्स। ठीक है जी, इन शेल्स के अंदर भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे हुए हैं। अब ये जो मान लो 4th शेल है मान लो, और 4th शेल के इलेक्ट्रॉन्स 3rd शेल के इलेक्ट्रॉन्स से जो ये रिपल्शन फील होता है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब ये जो होता है लेंथेनोइड के केस के अंदर, 4f के केस के अंदर ये क्या होता है, ज्यादा होता है। 4f के केस के अंदर ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है जी, 4f के केस के अंदर ये ज्यादा होता है, ये रिपल्शन ज्यादा होता है, इस वजह से ये जो अट्रैक्शन होगा इसका, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये अट्रैक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, इसके रिपल्शन की वजह से, देखो ये इसको इस तरफ धक्का दे रहा है पीछे की तरफ, और ये इसको इस तरफ खींच रहा है। अब अगर ये धक्का देने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये खिंचाव फोर्स कम हो जाएगा ना, तो कम खींच रहा है, इसका मतलब ये क्या होते हैं, साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, साइज में थोड़े से क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम बात करेंगे एक्टिनोइड्स की अगर हम बात करें तो एक्टिनोइड्स में मान लो ये जो अपने पास है, ये जो शेल है, ये कौन सी है, 5th शेल है, तो 5f है। अब 5f जो होता है वो स्प्रेड अच्छे से होता है, फैला हुआ अच्छे से होता है। तो ये अच्छे से फैला होगा, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ये शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये जो रिपल्शन होता है बेसिकली, ये क्या होता है, कम होता है। ये रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। ये रिपल्शन कम होता है, तो ये और इसका, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। इसका जो ये जेड अफेक्टिव चार्ज होता है, मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, मतलब जो न्यूक्लियस के बीच का और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो ज्यादा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बढ़ने की वजह से ही इसके साइजेस क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसके साइजेस क्या हो जाते हैं, एज कंपेयर टू छोटे हो जाते हैं।
तो चलिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली। लेंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है, लेंथेनॉइड शो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आयनिक रेडियस को घटा देता है लेंथेनम से लेके और ये ल्यूटेनियम तक जो अपने पास होते हैं, ऐसे जो अपने पास सीरीज जाती है +3 यहाँ पे दोनों ही शो कर रहे हैं, ठीक है जी। इससे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, डिक्रीज। ऐसे इसमें एक्टिनोइड्स में ज्यादा डिक्रीज होता है। क्यों ज्यादा डिक्रीज होता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। यही डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। क्यों, क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है 5F के अंदर। शील्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ये इसको खींच लेता है अपनी तरफ, तो इस वजह से वो ज्यादा क्या करते हैं, साइज जो होता है कम हो जाता है। चलेगा, इस 6th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन जो है। सो 7th ए अपने पास क्या है, कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर, अपने पास एक कंपाउंड गिवन है, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपने को निकालनी है। बेसिकली CFT लगेगी इसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने पास क्या करना है, यहाँ पे लिगेंड देखना है क्या लगा हुआ है। लिगेंड जो है अपने पास क्या है, H2O। H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, जो कि पेयरिंग क्या करता है, नहीं करता है, पेयरिंग नहीं करता है। और पेयरिंग नहीं करता है इसका मतलब दूसरी चीज, सबसे पहली तो चीज पेयरिंग नहीं करेगा, और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब एनर्जी जो बैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। एनर्जी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम होती है, ज्यादा गैप बेसिकली नहीं होता है। और 6 लगे हुए हैं, मतलब 6 लगे हुए हैं, इसका मतलब इसके 6 पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, और क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है जी। सो FeH2O6 एंड 2+ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये तो अपने को पता चल गया, ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। Fe सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। क्यों है +2, क्योंकि ये तो होता है न्यूट्रल। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, निकाल भी सकते हो यार इसको, आप x लेट कर लो, ठीक है। प्लस H2O न्यूट्रल होता है, तो 0 = 2, ये चार्ज +2, तो x = +2 आ गया, ठीक है जी। और एटॉमिक नंबर अगर बात करी जाए, एटॉमिक नंबर किसकी, सेंट्रल मेटल एटम Fe की कितना होता है, 26 होता है, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कितने बच गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अगर इनको हम फिल करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, तो सबसे पहले नॉर्मली तो ये होगा आर्गन 18 3d6 एंड 4s2, ठीक है जी, ये होगा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी तो करने हैं, ये तो 26 हमने फिल कर दिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है जी। तो ये S से जाएंगे, फाइनल सब शेल से जाते हैं, मतलब फाइनल शेल से जाते हैं, ठीक है जी। आर्गन 18 3d6, ये अपने पास हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 24 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है जी। अब ये जो D के 6 फिल हुए हैं, ये जो 6 फिल हुए हैं, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो इसमें जो होगा T2G और EG जो अपने पास होते हैं, उनमें इसमें जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें अपने पास जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसको अच्छे से समझें अगर, तो ये अपने पास 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, ठीक है जी, 5 थे। ये ऑक्टाहेड्रल के केस में ऊपर कितने जाते हैं, EG कितने जाते हैं, 2, और नीचे कितने आते हैं, T2G क्या होते हैं, कितने होते हैं, 3। अब क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, क्योंकि H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो सिंगल सिंगल फिल हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद कितने होने लगेंगे, डबल होने लगेंगे। ये इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है। अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय, क्योंकि इतनी जंप करके एनर्जी नहीं मिलेगी ना इसको, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी इसको मिलेगी नहीं, इस वजह से यहाँ पे ही पेयरिंग कर देते हैं। बट यहाँ पे तो पेयरिंग होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है जी। अब वीक फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं हुई, तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला हमने पूरा CFT के अंदर बात कर रखी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो देख सकते हैं, आपको आई टैब पे लिंक मिल जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, इसको प्लस करते हैं +0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। CFSC क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, -0.4 इंटू कितने हैं T2G के अंदर, 4 हैं, ठीक है जी, प्लस कितने हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 0.6 इंटू कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.6 प्लस 0.8, जो कि अपने पास क्या आ रहा है, -0.4। इसको अपन डेल्टा O से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि O का मतलब ऑक्टाहेड्रल और ये डेल्टा से डिनोट करते हैं CFSC को, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया अपने पास।
तो ये अपने पास इसका फॉर्मूला था और ये फाइंड करने का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 7th का बी पार्ट, इसमें बेसिकली अपने को क्या करना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसको एक्सप्लेन करना है और सबसे पहले इनको जस्टिफाई करना है कि इन दोनों में ये लगेगा या नहीं। सबसे पहले तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है ये अपने को जानना है। ये क्या होता है बेसिकली, ये देखो गाइस, अगर हम CFT की बात करें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें, तो इसके अंदर जब डीजनरेसी अपनी आती है, ये ऊपर जाते हैं T2G EG वगैरह, और नीचे इसको बेसिकली तो T2G और EG, जो EG होता है ऊपर जाता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो और नीचे आता है T2G किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, और यहाँ पे इसको T2 ही बोला जाता है टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। और नीचे क्या होता है EG, वैसे को E ही बोल देते हैं इसको, ऊपर 3 चले जाते हैं और नीचे क्या आ जाते हैं 2 आ जाते हैं, ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल के केस की अगर हम बात करें, ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फीलिंग सिमिट्री से हो रहे हैं तो वो स्टेबल होते हैं और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को शो नहीं करते हैं। अगर यहाँ सिमिट्री ना हो, जैसे मान लो मैं बात कर दूं 1 2 3 4 5 6, ये पूरा फिल है और ये पूरा फिल नहीं है, बिल्कुल भी फिल नहीं है, खाली है बिल्कुल, तो सिमिट्री है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये पूरा कंप्लीट फिल है, तो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है जी। अगर मैं दूसरा केस ले लूँ, यहाँ पे नीचे 3 फिल हो रखे हैं और ऊपर भी क्या हो रखे हैं, सिंगल फिल हो रखे हैं, तो सारे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो सिमिट्री दिख रही है। इस केस में भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं तो 2 भरे हुए हैं, यहाँ पे 3 भरे हुए हैं, यहाँ पे 1 भरा हुआ है, तो ये तो हाफ फील्ड में है, ये नहीं है, तो उस केस में मतलब ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रखी है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होता है। बेसिकली अनसिमिट्री जहां दिखती है वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में बेसिकली होता क्या है, जब ऑक्टाहेड्रल की हम बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम होता है सेंटर में, ये ऐसे इस पे लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं इनकी ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये क्या हो जाती है, या तो स्ट्रेच हो जाती है या कंप्रेस हो जाती है, या तो स्ट्रेच हो जाती है या कंप्रेस हो जाती है। किसकी वजह से, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से, मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, सिमिट्री नहीं होगी। तो इन दोनों के बारे में हमें बात करना है, इसमें जस्टिफाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट दे रखा है NH3 कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं और ऊपर +3 है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना, 27, मतलब 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करी जाए तो आर्गन के अंदर कितने, 18, 3D एंड 4s, 2 हो गए, एंड यहाँ पे 7 हो गए, ये क्या हो गए, लूज हो गए। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करी जाए तो कितनी होगी, +3, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, तो क्या होगी +3, तो 2 तो यहाँ से हो गए, 1 यहाँ से लूज हो जाएगा, तो कितना बच गया, आर्गन 18 एंड 3D 6, ठीक है जी, 3D 6 हो गए। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या नहीं है, ठीक है जी। NH3 कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ये बेसिकली क्या है, एक्सेप्शनल केस होता है। एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होता है बेसिकली NH3 वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, बट कोबाल्ट के साथ जब जुड़ता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग के अंदर क्या होता है, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। इसका मतलब जो हम ऊपर नीचे की बात करते हैं तो नीचे ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल में नीचे 3 आते हैं, ऊपर 2 जाते हैं, ऊपर 2 जाएंगे, ये EG हो गए, ये T2G हो गए। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये ऐसे फिल हो जाएंगे, T2G के अंदर सारे फिल हो जाएंगे और इसमें एक भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सिमिट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें पूरी फुल फील्ड स्टेबिलिटी है। इसमें 0 है, इसमें फुल फील्ड स्टेबिलिटी है, क्योंकि एनर्जी बैरियर क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या, NH3। वैसे तो NH3 वीक होता है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करता है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिमिट्री अपने को दिख रही है, ठीक है जी, इसमें सिमिट्री दिख रही है। सेकंड वाला जो अपने पास है Ni+3, बेसिकली Ni+3 निकल। तो चलिए निकल की बात करें, Ni+3 की बात करते हैं। Ni+3 में बेसिकली क्या है, निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, 28, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। 28 इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें, आर्गन की तो 18 होती है, 3D 4s2 हो गया, कितना हो गया 20, 8 हो गए इसके अंदर, ठीक है जी। 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद कितना है, +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाओ, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 2 तो ये चले गए, 1 ये चले गया, कितना बच गया, 3D 7 बच गया। ऐसे इसको फिल करते हैं, ये डीजनरेट था, हो गया 3D 7, एक यहाँ से चला गया ना, तो 3D 7 बच गया। अब ये जब डीजनरेसी के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल बना सकता है और टेट्राहेड्रल भी बना सकता है, ये कुछ भी बना सकता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ये जो अपने पास हैं इसमें अगर फिल होने के जो भी केसेस बनेंगे, जो भी केसेस इसमें बनेंगे, ये मान लो EG है, ये मान ले T2G है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की ही बात करते हैं। इसके अंदर हम इसको फुल कर दें फिल, और यहाँ पे हम बात करें कितने थे, 7 थे, 6 यहाँ पे फिल हो गए, 1 ही हो गया। तो ये 7 के केस में यहाँ पे सिमिट्री शो नहीं हो रही, सिमिट्री शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो इसके अंदर होगा। अब देखो यहाँ पे ना निकल के साथ ना यार लिगेंड नहीं दिया हुआ कि हम इसमें पेयरिंग करें ना करें, क्या करें नहीं पता है, तो लिगेंड के साथ
निकल के साथ लिगेंड नहीं की मैंने, तो इस वजह से इसमें दो केस आ सकते हैं। एक तो हाई स्पिन बनता है, क्या बनता है, हाई स्पिन D7 में, एक क्या बनेगा, लो स्पिन D7 बनेगा। दोनों के केस में ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा, क्योंकि सिमेट्री यहां पे दोनों के केस में ही नहीं होगी, सिमेट्री दोनों के केस में ही नहीं होगी। इस वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमेशा D7 के केस में आता ही आता है। तो अगर आप देखा जाए कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहां कहां आता है, हाई स्पिन D4 में आता है, हाई स्पिन D4 और लो स्पिन D7, लो स्पिन D7, इन दोनों केसेस के अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आता है। तो ये था अपना क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कर सकते हो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन अपने सोल्व होते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियोस में हम पार्ट बी को लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इग्नू के नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइस।